स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। आपने इस एकांकी को पढ़ा होगा या फिर इसका ऑडियो सुना होगा। इस एकांकी में विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति समाज की रूढ़िवादी मानसिकता एवं शिक्षा से उत्पन्न उनके आत्मविश्वास को दर्शाया गया है। आपने अपने आसपास अपने घर परिवार में इस तरह की समस्याओं को देखा होगा, जहां विवाह के समय स्त्रियों की शिक्षा को छुपाया जाता है या फिर दहेज के लिए उनका मोल तोल किया जाता है। जब लोग उन्हें देखने आते हैं तो उनसे 10 तरह के सवाल पूछते हैं। उस वक्त एक स्त्री पर क्या बीतती है, इस मनोभाव को भी आपने महसूस किया होगा। तो यह एकांकी एक तरह से हमारे जनजीवन से जुड़ जाता है और इसीलिए यह बेहद रोचक लगता है और साथ ही साथ समाज के लिए एक संदेश भी देता है। इसके रचनाकार हैं सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म सन 1917 में खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पूरी की। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल, कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी भी लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चा में भी रहे हैं। तो आज हम जिस एकांकी को पढ़ने जा रहे हैं यह सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। यहाँ पे एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे कि नाटक और एकांकी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इन दोनों में एक विशेष अंतर यह है कि एकांकी एक अंकों में ही संपन्न होती है, यानी कि इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, जबकि नाटक में कई अंक होते हैं और उसमें दृश्य परिवर्तन होता है। आपने इस एकांकी में भी महसूस किया होगा कि एक जो कमरा सजाया जाता है उसी कमरे में सारी गतिविधियां होती हैं, उसमें दृश्य नहीं बदलता है। तो यह एकांकी की विशेषता है। अब हम यह जानते हैं कि इस एकांकी को समझने के लिए हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आवश्यक है। किसी भी नाटक या एकांकी को जब हम समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत उन्हें जानना होता है, जिसमें सबसे पहला है केंद्रीय भाव, यानी कि एक सारांश कि किसी नाटक या एकांकी में किस विषय पर, किस कथानक पर बातचीत की गई है। दूसरा होता है पात्र, यानी कि उस नाटक या एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या चरित्र है, यह हमें जानना ज़रूरी होता है। इसके बाद है रंगमंच विधान, यानी कि जो साज सज्जा है दृश्य की, वह किस तरह से है, किस तरह से उस मंच को तैयार किया गया है। तो यह रंगमंच विधान से संबंधित जैसे क्या निर्देश दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें, परिधान वगैरह सब रंगमंच विधान के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके बाद है कथोपकथन या संवाद। यह किसी भी एकांकी या नाटक की जान होती है, क्योंकि कथोपकथन या संवाद के आधार पर ही इसको आगे बढ़ाया जाता है और विषय वस्तु को हमारे सामने रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस एकांकी को भी हम इन्हीं बिंदुओं पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कथानक के बारे में। आप इस एकांकी के कथानक से वाकिफ़ ही होंगे कि इसमें मुख्य बात यह है कि रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी रामस्वरूप जी अपने नौकर के साथ मिलकर कर रहे हैं। वह कमरे को सजा रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी प्रेमा वहाँ आती है और वह कहती है कि उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा दिया है। रामस्वरूप बाबू कहते हैं कि किसी तरह समझा बुझा दो उसे, क्योंकि जो लड़का है वह मेडिकल में पढ़ता है, उसके पिता पेशे से वकील हैं। लेकिन क्या करें, वो लोग यह नहीं चाहते कि जो लड़की है वह पढ़ी लिखी हो,
इसीलिए उसे समझा दो कि वह इस बात को समझे और उन लोगों के सामने अपनी सच्चाई ना आने दे। उमा कहती है कि वह प्रयत्न करेगी, प्रेमा कहती है कि वह प्रयत्न करेगी कि उमा को मना ले, लेकिन उसे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ लड़की देखने आते हैं, उमा को देखने आते हैं। उनके साथ रामस्वरूप बाबू औपचारिक बातचीत करते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच और बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके मूल में जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं उनके मन की बात वहाँ पर सामने यही आती है कि स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, और स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हों तो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। लड़कियां कितना भी पढ़ लें, अंत में उन्हें संभालना तो घर ही है, तो फिर उनकी जो डिग्री है उसका कोई मोल उनकी नज़र में नहीं है। इसके बाद वहाँ पर उमा को बुलाया जाता है। उमा आती है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद उसके नैन नक्श हाव भाव को देखा जाता है। उसके चश्मा पहने रहने पर गोपाल प्रसाद जी को संदेह होता है कि यह लड़की ज़रूर पढ़ी लिखी है, और उसके बाद वह उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। उसकी कुशलता के बारे में भी वह जानना चाहते हैं कि वह किन किन चीज़ों में कुशल है, कौशल क्या है उसके, वह पेंटिंग जानती है कि नहीं, वह गाना जानती है कि नहीं। यानी कि लड़की जो है वह सर्वगुण संपन्न चाहिए, साथ ही साथ वह सुंदर भी हो। तो उमा देखने में भी सुंदर है, शालीन है, और उसने इन कौशलों को भी सीखा है जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। बात बस एक खटक रही थी कि लड़की पढ़ी लिखी है, जिसका संदेह गोपाल प्रसाद जी को होता है। लेकिन तब तक उमा उनके व्यवहार से ऊब चुकी होती है, उसके अंदर का आत्मविश्वास जाग चुका होता है। वह शंकर को पहले से जानती है, वह जानती है कि वह कैसा लड़का है। वह बाबू गोपाल प्रसाद से कहती है कि मैंने पढ़ाई की है, कोई चोरी नहीं की, बीए पास किया है मैंने। और एक वाक्य वह कहती है जिस वाक्य से इस पूरी एकांकी में एक सन्नाटा सा छा जाता है अंत में, जब वह कहती है कि एक बार आप अपने बेटे को देख तो लीजिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है भी या नहीं। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एक संकेत करता है। समाज की रीढ़ स्त्रियां होती हैं, लेकिन जो समाज है वह स्त्रियों को उस रूप में देखना ही नहीं चाहता। वह स्त्रियों को सर्वगुण संपन्न चाहता है, लेकिन वह पुरुषों में जो लड़के हैं उनमें वह उनके अवगुणों को भी ढकने की कोशिश करता है। तो इस बात को इस अंतिम उमा के वाक्य के ज़रिए बहुत प्रभावी ढंग से लेखक ने इसमें बताया है। और जहाँ कहीं भी इसका मंचन होता है, आप भी अपनी कक्षा में इसका मंचन कर सकते हैं, बहुत रोचक होगा। तो जो इसका अभिनय करते हैं वह भी जो उमा का अंतिम संवाद है उसको बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। पूरे एकांकी की जान वही अंतिम संवाद है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि केंद्रीय भाव के बाद हम बात करेंगे पात्र की। तो केंद्रीय भाव को जानते हुए ही आप जान चुके होंगे कि कितने पात्र हैं। सबसे पहले रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, रामस्वरूप की बेटी उमा और उनके घर का नौकर रमेश। यह एक परिवार हो गया। लड़के वाले आने वाले हैं, तो लड़के वाले में बाबू गोपाल प्रसाद, लड़के के पिता, और लड़का शंकर। तो मात्र 6 पात्रों के बीच यह एकांकी पूरी तरह से रचा बसा है। कथानक के साथ साथ ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र क्या है। उमा का चरित्र बड़ा ही प्रभावी है और इस एकांकी की वह नायिका कही जा सकती है, क्योंकि जो पूरा कथानक है वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। साथ ही वह एक सशक्त और सक्रिय भूमिका में है। वहीं शंकर भी इसका मुख्य पात्र है, लेकिन वह आचरण में दुर्बल है। बाबू गोपाल प्रसाद वो भी आचरण में दुर्बल हैं। बाबू रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक द्वंद्व है। उनकी मानसिकता आज़ाद ख्याल की है, वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन समाज का ऐसा बंधन है, शादी विवाह में दहेज को लेकर के हो या फिर लड़कों की संतुष्टि का मामला हो, कि समाज का ऐसा दबाव है कि वह खुद उसे छुपाना चाहते हैं। और उनकी पत्नी प्रेमा
एक गृहिणी है जो चाहती है कि यह सब जंजाल पाला ही क्यों जाए, जैसा समाज है हम भी क्यों ना वैसे ही अपनी बेटी को बनाएं। तो इस तरह से एक काफ़ी द्वंद्व इसमें दिखाई देता है। एक पात्र है रमेश जो नौकर की भूमिका में है और वह कहाँ इस पूरे एकांकी में जो गंभीरता है उसको तोड़ने का काम करता है। अंत में आपने देखा होगा कि रमेश गिर जाता है और सब हंसने लगते हैं। तो वह पात्र जो है वह पूरी जो संजीदगी है उसको तोड़ने का काम करता है, थोड़ा सा उसमें हास्य लाता है, चाहे शुरू के दृश्य में हो चाहे अंत के दृश्य में हो, दो ही जगह वह दिखता भी है। तो यह हास्य लाने का वह काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे रंगमंच विधान की। इस एकांकी में बड़ा ही सरल रंगमंच विधान है। एक साधारण रूप से सजा हुआ कमरा है जिसमें आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि वो जो चौकी है उसको इधर उधर कर रहे होते हैं, तो एक चौकी होनी स्वाभाविक है, तानपुरा, हारमोनियम, एक टंगा हुआ चित्र और कुछ बैठने की कुर्सियाँ वगैरह और दरी भी बिछाई गई थी, तो वो दरी वहाँ पे होनी चाहिए। तो बस इसी तरह एक साधारण ढंग से सजा हुआ कमरा है और रोशनी की व्यवस्था है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब उमा बोल रही होती है, अगर हमारे पास रंगमंच की और ज़्यादा सुविधाएं हैं तो हम यह दर्शा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उमा का जो अंतिम संवाद है उस वक्त में पूरे स्टेज में लगभग अंधेरा हो और उमा पर बहुत तेज़ रोशनी हो, ताकि उसकी बातें और प्रभावी ढंग से दर्शकों को आकर्षित कर सकें। तो यह रंगमंच विधान यहाँ पर किया जा सकता है। अब इसके बाद अंत में है संवाद। संवाद यहाँ पर देखेंगे कि बहुत रोचक हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम वास्तव में, अगर आप थोड़ी देर इसको पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप भी उस कथानक के इर्द गिर्द हैं। बड़ा ही जीवंत संवाद वहाँ पे रखा है, चाहे रामस्वरूप और उमा का संवाद हो, जहाँ पर धोती आपने किस लिए मांगी, अभी अभी आपको धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस तरह जो घरेलू बातचीत होती है उसको लेकर के यहाँ पे लेखक ने प्रस्तुत किया है। जब बाबू रामस्वरूप और गोपाल बाबू की बातचीत हो रही होती है तो वहाँ भी देखना कि जो रामस्वरूप हैं वो मतलब हर संवाद में ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़की के पिता हैं, इसीलिए कमज़ोर हैं। वह लगातार सिर्फ हाँ में हाँ ही मिलाते हैं, वह कभी अपनी बात को मुखर होकर के नहीं रखते हैं। और गोपाल प्रसाद के बेटे में गुण हो चाहे ना हो, लेकिन लड़के के पिता होने के कारण एक गर्व उनमें शुरू से ही महसूस होता है। उनकी बातचीत में भी वो बड़ा अच्छा एक प्रसंग लाते हैं कि मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के पंख होते हैं, शेर की दाढ़ी नहीं, शेर की दाढ़ी होती है, शेरनी की नहीं। तो इस तरह से वो बहुत सारे ऐसा प्रसंग लेकर के आते हैं जिसमें हंसी आती है। साथ ही साथ शंकर के साथ जो संवाद है कि हाँ जी दरअसल मैं फ़ेल हो गया था, 2 या 3 साल में मैं पूरा करूँगा। तो बाबू रामस्वरूप पूछते हैं कि 2 या 3 साल क्यों? तो उनके पिताजी कहते हैं कि दरअसल पिछले साल यह फ़ेल हो गया था। तो इन सब जगहों पर जब संवाद हैं तो वो इतने व्यवहारिक रखे गए हैं कि उसमें हंसी भी आती है और ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उसी माहौल में बैठे हों। जब उमा का संवाद आता है, उमा को जब बहुत सारे प्रश्न उमा से पूछे जाते हैं तो उस वक्त भी एक क्रोध हर एक पाठक के मन में आता है। और जब उमा अपना संवाद बोल रही होती है उस वक्त उसके अंदर जो शिक्षा का आत्मविश्वास है यह हम में एक नई ऊर्जा भरता है। अभी अभी आपने इस तरह के प्रसंग अगर हम कहें कि समाज में अभी भी होते हैं तो इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। एक छात्रा का उदाहरण है जिसने विवाह करने से मना किया और आज के दिन में उसे एक पुरस्कार भी मिला है। आपने शायद उसकी कहानी आपने पढ़ी हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर ढूंढिएगा। और आपके समाज में आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं होती होंगी, तो आवश्यकता है कि इस तरह यह जो एकांकी है इसका मंचन हम अपनी कक्षा में भी करें और साथ ही साथ अपने समाज में करें, अपने समुदाय में करें, ताकि वहाँ पर एक जागरूकता उत्पन्न हो सके। उम्मीद है आपको इस एकांकी को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।